नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। आप सभी का स्वागत है हमारे खास शो एमएसएमई डायरी में। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल प्रोड्यूसर है और इस सफ़र के असली हीरो हैं हमारे एमएसएमई उद्यमी। अमेरिका ने हाल ही में हमने देखा भारत पर से टैरिफ घटाकर कुछ हद तक राहत दी है, 50% से कम कर 18% कर दिया। इसी बीच एक और डील होती है, अमेरिका और बांग्लादेश के बीच डील होती है। वहाँ पर भी 1% टैरिफ घटाई जाती है, 19% कर दी जाती है। हालांकि अमेरिका ने कहा है कि इस डील की वजह से अमेरिका के मटेरियल से बने कुछ खास टेक्सटाइल और कपड़ों के सामानों में ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेगा। इसके वजह से भारत की चिंता बढ़ गई है। इन सभी मुद्दों पर बातचीत करेंगे। इस शो में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं, टेक्सटाइल एक्सपर्ट राजीव शर्मा जी और सिल्वर स्पार्क अपैरल लिमिटेड रेमंड लाइफस्टाइल लिमिटेड इनिशिएटिव के हेड मार्केटिंग सोनल वर्मा जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है द बोनस में। Thank you, Bridgie. Thank you very much. Thank you, Bridgie, for calling us here. नमस्कार सर। एक्सपर्ट से चर्चा करना शुरू करें उससे पहले आप लोगों को बताते हैं आज के इस शो में मुख्य तौर पर किन मुद्दों पर बातचीत होगी। सबसे पहले हम लोग बातचीत करेंगे भारत अमेरिका डील पर, साथ ही यूएस बांग्लादेश डील पर। कैसे यूएस बांग्लादेश जो ट्रेड डील है उससे भारत की चिंता बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी वो समझने की कोशिश करेंगे। इसके बाद जानेंगे टैरिफ कम होने से एक्सपोर्ट्स को कितना फ़ायदा मिलेगा, एक्सपोर्ट्स में कितना इजाफा होगा, एक्सपोर्ट्स कितना बढ़ेगा। और आखिरी में समझेंगे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के सामने टैरिफ के अलावा, ड्यूटी के अलावा और क्या कुछ चुनौतियां हैं। बातचीत करना शुरू करते हैं। राजीव सर, आपसे शुरुआत करना चाहूँगा मैं। सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा इंडिया और यूएस जो डील हुई है, ट्रेड डील, इसे आप कैसे देखते हैं? टैरिफ को लेकर जिस तरह से 50% से 18% कर दिया गया है, इससे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कितना रिलीफ मिलेगा, इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को कितना बूस्ट मिलेगा, कितना फ़ायदा मिलेगा? ब्रिजी, देखिए, ये बहुत ही लॉन्ग अवेटेड हमारा अनाउंसमेंट था और गवर्नमेंट की जो नेगोशिएशंस थी कुछ महीनों से चल भी रही थी हमारी। और ऑफ कोर्स यूएस की अपनी डिमांड्स थी और हमारे अपने प्रोटेक्शन मेजर्स थे, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, तो उनको कुछ प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे इंपोर्ट करने थे, उसका एक्सेस देना था। तो कंट्री ने एक अपना स्टैंड भी रखा था, उसमें शायद थोड़ा टाइम ज़्यादा लगा और इससे इम्पैक्ट भी हमारी इंडस्ट्री पे ज़्यादा हो रहा था, बिकॉज लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री हमारी टेक्सटाइल्स हमेशा रही है पैरल की। और इसी बीच में जब 8-10 महीने से जो बाकी कंट्रीज से उनका जो टैरिफ था वो हमसे काफ़ी बेटर था, चाहे आप बांग्लादेश की बात करें, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस आपका, तो वहाँ पे आपकी जो पैरल सोर्सिंग थी या टेक्सटाइल सोर्सिंग, वहाँ पे ज़्यादा बढ़ने के ट्रेंड्स आपके आने स्टार्ट हो गए थे। बट अगेन बेटर अगर आया तो ठीक समय पे आया। अभी 25% वैसे ड्राफ्ट अभी साइन हुआ है, जो अगर आप उस पर बात करें, जो 7 फेब से अनाउंसमेंट हुई है, 18% जो हम इंडस्ट्री जो हम देख रहे हैं उसमें शायद कमिंग फ्यू वीक्स में 18% भी हो जाना चाहिए जो साइन ऑफ होना है। सो बहुत ज़रूरी था। और बेसिकली इसको मैं ऐसे देखता हूँ कि जो पॉलिटिकली सिर्फ बांग्लादेश, जैसे आपने एक इनॉग्रल उसमें कमेंट्स में दिया कि उनका 20 का 19 हो गया है, तो सिर्फ बांग्लादेशी कंपटीशन हमारा नहीं है। तो आप चाहे इंडोनेशिया की बात करें, वियतनाम की बात करें आप, या आप अदर फिलीपींस की बात करें, तो उनके भी टैरिफ लेवल काफ़ी कॉम्पिटिटिव रेंज में थे। तो नटशेल में अगेन एटलीस्ट वी आर बैक टू द एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव लेवल, और यहाँ से हमारी जर्नी फिर दोबारा से वी विल गेट बैक द बिजनेस शेयर वी लॉस्ट टू यूएसए स्पेशली, और लेट्स टेक इट फ्रॉम देयर। होपफुली इसके बाद अच्छा ही होगा बिजनेस हमारा। ठीक है सोनल सर, आपके क्या व्यू हैं? जो टैरिफ तनाव कुछ हद तक कम हुआ है, कितना बड़ा गेम चेंजर है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिहाज से? आई थिंक आई एग्री विद व्हाट राजीव इज सेइंग। जो राजीव जी बोला कि इससे जो इतना प्रेशर था जो हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जो अपैरल इंडस्ट्री पे बिकॉज ऑफ दिस टैरिफ, तो सडनली 50%, सो वी आर ऑलमोस्ट अनकॉम्पिटिटिव। तो आई थिंक इस 6 महीने के दौरान में या 8 महीने के दौरान में जो इंडस्ट्री ने स्ट्रगल किया है, तो आई थिंक उसके बाद ये डील होना इज मोर लाइक अ समथिंग विच हैज कम लाइक अ बून फॉर एवरीवन। ठीक है, बट मैं ये बोलूंगा कि ये कम होने से आपने सिर्फ अपनी कॉम्पिटिटिवनेस वापस आई है, क्रिएटिंग न्यू डिमांड नहीं होगा। ठीक है, अभी आप लेवल प्लेइंग फील्ड में हो गए हैं सबके साथ, क्योंकि इन द एंड अभी आपकी ड्यूटीज विल बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू अदर कंट्रीज एज वेल। सो एडिशनल डिमांड मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगा। तो शॉर्ट टर्म में जरूर आई थिंक, क्योंकि बहुत सारे एक्सपोर्टर्स ने और बहुत सारे
कंपनीज ने डिस्काउंट्स शेयर किए कस्टमर्स के साथ, तो इमीडिएट बेसिस पे थोड़ा सा उनका मार्जिन लेवल अच्छा बढ़ेगा। मीडियम टर्म में डिमांड बढ़ने की बात है, बट इन द एंड लॉन्ग टर्म में अगर इंडिया को गेन करना है तो उनको अपने कॉम्पिटिटिव एडवांटेज पे काम करने की जरूरत है। उसमें आपको चाहे वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन हो या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हो या फिर बेसिक्स के आइटम में हो, तो उसमें आपको कॉम्पिटिटिवनेस करने के लिए यू स्टिल हैव टू स्ट्रगल इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, और आप कैसे उसको मार्केट को अटैक कर सकते हैं। ठीक है, ये राय निकल कर आ रही है सर की ओर से। एक चीज़ और समझना चाहेंगे राजीव सर आपसे, स्पेशली किन किन टेक्सटाइल सेगमेंट्स में इसका फ़ायदा होगा? क्या रेडीमेड गारमेंट से उसको फ़ायदा मिलेगा, होम टेक्सटाइल को मिलेगा या फैब्रिक को मिलेगा? टेक्सटाइल सेगमेंट वाइज भी डिवाइड है क्या? फ़ायदे अलग अलग मिलेंगे क्या? देखिए, इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है यूएस की तरफ से कि आपका टैरिफ फैब्रिक पे अलग है या फिर आपका गारमेंटिंग पे अलग है। तो एज सोनल सेड, अगेन अगेन इट बॉइल्स डाउन टू व्हाट इज द डिफरेंशिएशन वी कैन क्रिएट। तो हम डिफरेंशिएशन कहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं? तो गारमेंटिंग हमारा अगेन अगर हम टेक्सटाइल अपैरल की शेयर की बात करें तो गारमेंटिंग हमारा ऑलमोस्ट 40-50% शेयर है, आउट ऑफ $37 बिलियन। सो वो हमारा इंक्रीज होने के स्कोप है। बट ये एक पॉइंट और मैं ऐड करना चाहूँगा कि होता क्या है कि जब आपका 6-8 महीने जब हमारा टफ टाइम चल रहा था, तो यूएस ने बाकी कंट्रीज को सोर्सिंग बढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो जब आप किसी से कमिटमेंट लेवल पे बात करते हो तो एकदम से आप अपनी प्लग इन प्लग आउट वाला अप्रोच नहीं रखते। तो वो अभी भी उनके साथ कमिटेड हैं कि चलो हमने आपके साथ 8 महीने बिजनेस बढ़ाया तो हम आपके साथ रहेंगे। तो बिजनेस इंडिया में आएगा ग्रेजुअली, उस लेवल पे शायद टाइम लग जाए, विच आई एग्री विद सोनल ऑल्सो। और अगेन फैब्रिक्स हमारा फिर भी एक मेन स्टे फिर भी मैं बोलूँगा ज़्यादा थोड़ा सा कम इम्पैक्टेड था, बिकॉज हम एक्सपोर्ट भी फैब्रिक काफ़ी करते हैं। तो अब जैसे बांग्लादेश में भी हमारा कपड़ा एक्सपोर्ट होता है, श्रीलंका में भी होता है। और जब हमारी इंडियन एक्सपोर्टर्स ने डाइवर्सिफाई किया तो उन्होंने श्रीलंका में फैक्ट्रीज ओपन करी अपनी, या बांग्लादेश में ओपन करी, तो कपड़ा यहीं से हमारा वहाँ पे जा रहा था। तो वो स्कोप थोड़ा सा फैब्रिक और यार्न पे इम्पैक्ट इतना कम था। बट ऑल इन ऑल आई थिंक डिफरेंशिएशन जो आपने क्वेश्चन पूछा, कोई डिफरेंस नहीं है, बट इट्स नॉट बी कंसिस्टेंट। बट 1 साल 1.5 साल थोड़ा सा और लग जाएगा वापस उस लेवल पे आने पे। ठीक है, बातचीत आगे बढ़ाते हैं। और सोनल सर, एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, बांग्लादेश का जिक्र मैंने शो के स्टार्टिंग में भी किया, और चीज़ें जिस तरह से बात की जा रही थी, सिर्फ 1% की बात नहीं, इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मुझे लगा उस पर बातचीत करना ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग देख भी रहे यहाँ पर इंडिया के जो मंत्री हैं उनका भी बयान आया, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है वो समझने की ज़रूरत है। इस डील की वजह से अमेरिका के मटेरियल से बने जो कुछ खास टेक्सटाइल और कपड़े होंगे वो ड्यूटी फ्री एक्सेस मिलेंगे बांग्लादेश के। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था सर इस डील का, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय है कहा जा रहा था। कई एक्सपर्ट्स इस चीज़ का जिक्र कर रहे थे। हालांकि अब जो मंत्री हैं पीयूष गोयल, उनका बयान आया है कि ये इसका एक्सेस भारत को भी मिलेगा। आपसे समझना चाहूँगा सर, इस चीज़ को कैसे देखते, क्योंकि यही एक चीज़ ऐसा रहा है जिसको पॉइंट आउट किया जा रहा है। आई थिंक ब्रिज जी, मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा तो इम्पैक्ट होगा, कितना होगा ये अभी बता पाना मुश्किल रहेगा, बिकॉज इसको थोड़ा सा और स्टडी करने की जरूरत है कि अमेरिका से अगर कॉटन फाइबर लेके बांग्लादेश में उसका स्पिनिंग वीविंग करके उसके गारमेंट्स बना के, या कहीं और स्पिनिंग वीविंग करके फिर गारमेंट बनाते, तो आप वैसे ही देखेंगे कि इस पूरे सप्लाई चेन में ही आपका लीड टाइम्स और कॉस्ट वैसे भी थोड़ा सा बढ़ेगा। वहां का कॉटन हो सकता है थोड़ा महंगा भी हो, क्योंकि अभी बांग्लादेश बहुत हद तक कॉटन इंडिया से भी लेता था। तो इम्पैक्ट एकदम से बता पाना थोड़ा मुश्किल रहेगा, बट थोड़ा इम्पैक्ट जरूर आएगा, क्योंकि बांग्लादेश इन एनी केस आपका उसका जो लो लेबर कॉस्ट और जो उनकी जो आरएम रेडीमेड गारमेंट्स की स्पेशलाइजेशन है, जो उनकी कैपेसिटीज हैं, वो इंडिया से बहुत बड़ी हैं। ठीक है, तो उनको ऑलरेडी थोड़ा एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इन एनी केस है ही है। इसकी वजह से और एडवांटेज उनको मिलेगा, इस वक्त कहना थोड़ा मुश्किल होगा। बट आई वुड से कि यस, इंडिया विल हैव टू रियली लुक इनटू दिस एस्पेक्ट एज वेल, कि वो इस चीज के लिए कैसे उनके साथ कॉम्पीट कर पाएगी। तो थोड़ा बहुत इंपैक्ट मुझे लगता है होगा, बट इट विल नॉट बी समथिंग कि वो स्ट्रक्चरली इंडिया सोचेगी कि नहीं मैं तो इस कैटेगरी से ही बाहर हो जाऊंगा। दैट आई विल डाउट कि दैट विल नॉट हैपन। ऑफ कोर्स देयर विल आल्सो बी सर्टेन कस्टमर्स जो डाइवर्सिफाई करेंगे, दे विल नॉट बाय एवरीथिंग फ्रॉम बांग्लादेश ओनली।
तो इंडिया का जो बिजनेस है वो चालू रहेगा, जितना है उससे थोड़ा ग्रो ही होगा, बट कितना इंपैक्ट है आज की डेट में थोड़ा सा बताना मुश्किल होगा। राजीव सर, आपके पास आऊँगा, बांग्लादेश पर थोड़ी सी और चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। जब इस चीज़ का जिक्र होता है, जैसा सोनल सर से मैंने जिक्र किया कि कुछ प्रोडक्ट्स पर अगर वहाँ से कप इंपोर्ट करके वो बना के एक्सपोर्ट करते हैं तो उस पर ज़ीरो टैरिफ। तो एक चीज़ मैं आपसे समझना चाहूँगा, उसके बाद जो मंत्री जी का बयान आया पीयूष गोयल का, वो मैं बयान पहले पढ़ दे रहा हूँ, फिर आपसे राय लूँगा। उनका कहना है कि बांग्लादेश जैसी सुविधा भारत को भी मिलेगी, अमेरिकी कच्चा माल से बने जो कपड़े होंगे उस पर शून्य शुल्क लगेगा, यानी ज़ीरो ड्यूटी लगेगी, ऐसा कहा जा रहा है, और फ्रेमवर्क एग्रीमेंट जल्द तैयार हो रहा है। सर, हम लोग भी तो उसी डील की ओर बढ़ रहे हैं जो बांग्लादेश के साथ किया अमेरिका ने, जिस तरह से सरकार का बयान आया है। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही ऑब्जर्वेशंस इसमें हाईलाइट की है। सोनल ने ना बहुत दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बोली और मैं उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ कि एक तो देखिए लॉजिस्टिक्स भी बहुत मैटर करता है हमारी इंडस्ट्री के अंदर। अगर वहां से ट्रांजिट टाइम आपका 30 से 35 दिन बढ़ रहा है आपका, एक तो वो टाइम आ जाता है, ठीक है। दूसरा, आपकी कन्वेंशनली जो यूएसए में कॉटन है वो थोड़ी सी फाइनर क्वालिटी होती है, ठीक है, इंडिया से, और वो रफली मतलब एक ब्रॉडली मैं आपको एक फिगर दे रहा हूँ, मतलब अगर यहाँ पे 8,000 रुपये क्विंटल एक एवरेज प्राइस है तो वहाँ पे आपको 12 से 13,000 रुपये क्विंटल का प्राइस मिल जाएगा, ठीक है। तो पहली बात तो आपकी वो कॉटन ही महंगी मिल रही है, फिर आपका जो सोनल ने पॉइंट आउट किया आपका ट्रांजिट आ गया, आपका वो आपका कॉस्ट ऐड हो जाता है। साथ में बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इन्वेंट्री। तो आप ऐसा नहीं कि आपके पास ऑर्डर आया चलो हम फाइबर इंपोर्ट कर लेते हैं, तो वो फिर आपको कॉम्पिटिटिव से बाहर कर देता है कि आपको टाइम पे भी आपको माल देना गारमेंट्स बना के, ठीक है। तो फिर उसके बाद आपकी जो होल्डिंग कॉस्ट है वो भी वहां पे बढ़ जाती है। तो वहां पे अभी ऐसा फ्रेमवर्क सुनने में नहीं आ रहा है कि जो बड़े स्पिनिंग मिल्स हैं कि वो उस फ्रेमवर्क पे काम करते हैं, बिकॉज जैसे सोनल ने बोला कि हम काफी अभी यान वहां पे एक्सपोर्ट करते हैं, कॉटन भी करते हैं, तो अभी इसी अंडरस्टैंडिंग पे ही फ्रेमवर्क बना हुआ है। दूसरा आपने पॉइंट बोला कि जो मिनिस्ट्री की तरफ से एक स्टेटमेंट आया है, तो आई थिंक अगेन इट्स गोइंग टू बी लेवल प्लेइंग फील्ड, ठीक है। हम सारा वहां से इंपोर्ट नहीं करेंगे, अगर हम कुछ करते भी हैं जो फाइनल क्वालिटीज हैं तो वहां से हमारा कुछ गारमेंटिंग बनेगा विच इज मे बी नॉट मोर देन 2-3% ऑल्सो इवन आई वुड से सो। तो वहां पे हम फिर भी लेवल प्लेइंग फील्ड पाएंगे। तो बहुत ज्यादा इसमें वरी करने वाला फैक्टर लग नहीं रहा मुझे। ब्रॉडली वही है, जो टैरिफ लेवल है जो 19% उनका है, जो हमारा 18% हो जाएगा, वो शायद बहुत बड़ा एक रीजन होगा एक लेवल प्लेइंग फील्ड के अंदर। सर, आप एक चीज़ का जिक्र कर रहे थे कि सिर्फ बांग्लादेश हमारे लिए चैलेंजिंग नहीं है, और भी कंट्रीज हैं, कैसे हैं, थोड़ा सा बता सकते हैं आप, एक्सप्लेन कर सकते हैं उसको? हाँ, मैंने इसलिए वो हाईलाइट किया कि अभी हम बांग्लादेश पे स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दे आर कॉम्पिटिटर, ऑफ कोर्स उनके एज सोनल सेड उनका जो स्केल एफिशिएंसी है वो बहुत बेटर है इंडिया से, राइट। तो हमारे यहाँ थोड़ा सा एक क्लस्टर जो हमारी छोटी फैक्ट्रीज होती हैं, 100 मशीन की, 150 मशीनों की, तो वो हमारा एक MSME कल्चर है, वो वाला चलता है। लेकिन साथ में जो कंट्रीज हैं जैसे इंडोनेशिया है, राइट, उन्होंने 5-10 साल के अंदर बहुत ग्रो किया, और वो टॉप 5, 6, 7 आई वुड से, सो वो उस एक्सपोर्टिंग लिस्ट में आते भी हैं अमेरिका के, राइट। वियतनाम ने एक अगेन दूसरा एक पोजीशन बनाया हुआ है, दूसरे तीसरे पे बांग्लादेश के साथ में। तो वहां पे 10-15 साल से चाइनीज इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा हुई है, तो उन्होंने अपनी जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन उस पर बहुत काम किया है। जैसे आपका स्पिनिंग हो गया, वीविंग हो गया, आपका गारमेंटिंग तो कर ही रहे हैं। तो वियतनाम हो गया, इंडोनेशिया हो गया, आपका श्रीलंका, आई वुड से सो, श्रीलंका हालांकि इतना बड़ा स्केल नहीं है, बट वहां भी बहुत अच्छा काम होता है, लेकिन वो थोड़ी सी स्पेसिफिक प्रोडक्ट कैटेगरीज करते हैं, जैसे इंटीमेट्स हो गया, आपका स्विम कैटेगरी हो गई, तो उनका बहुत अच्छा काम है। तो ओवरऑल हमें वर्ल्ड के हिसाब से देखना जरूरी है। सिर्फ एक कंट्री अगर देखेंगे तो वो कल को जियो पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो शायद वो दूसरे को ज्यादा बेटर बना सकती है। तो अब बहुत ही ग्लोबल जो कुछ टाइम से हम देख रहे हैं 3-4 साल से, जियो पॉलिटिकल बहुत मैटर करने लग गया, बिजनेस आपका कैसे चल रहा है। पहले ऐसा हम नहीं देखते थे, तो अभी 6 महीने बाद क्या होगा, साल बाद क्या होगा, वो हमें शायद अभी नहीं पता होगा। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ठीक है, ये सर की राय है। जी, मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहूंगा। जी प्लीज। आई थिंक व्हाट राजीव इज सेइंग, सो आई एब्सोल्युटली एग्री विद हिम कि इंडिया का पोजीशन अभी भी ओवरऑल टेक्सटाइल एंड अपैरल्स में हार्डली 4% है शेयर। चाइना आज भी सबसे बड़ा है, 32%। दे कंट्रोल द एंटायर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टेक्सटाइल एंड अपैरल का जितना उनका जो शेयर है वो 32% शेयर करता है। ऑब्वियसली वियतनाम हैज कम एज द नंबर 2। बांग्लादेश हैज ओवरटेकन इंडिया
एंड आप अगर थोड़ा सा और इसमें डीप जाके देखेंगे तो बिटवीन टेक्सटाइल एंड अपैरल्स इंडिया ही ऐसा कंट्री है जिसमें इंडिया का टेक्सटाइल ज्यादा है अपैरल से, जबकि सारी कंट्रीज अपैरल साइड में जाना चाहती है बिकॉज दैट इज मोर वैल्यू एडेड और वहां पे आपको ज्यादा प्राइस मिल पाता है, बिकॉज वंस यू आर इन on a commodity item of textiles, it's more of a price game. But once you move into apparel, it's much more value added. So I think India को थोड़ा सा बैलेंस करना चाहिए पड़ेगा, थोड़ा अपैरल साइड में और थोड़ा इंक्रीज करने की जरूरत है. उसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत है, क्योंकि आपकी जो क्लस्टर्स बनाने की जरूरत है, बिकॉज आप अगर स्केल ऑफ ऑपरेशंस देखेंगे इन वियतनाम और चाइना और बांग्लादेश, their scale of the factories is much bigger than what you have in India. Of course India में थोड़ा सा disadvantage था because India में पहले ready-made garments was limited to some SMEs and all smaller ones, so there were no big investment from a big groups. But अभी सब कुछ खुल चुका है, so I think there will be some investments because government भी काफी help कर रही है, support कर रही है in terms of opening up textile parks and everything. So this will definitely help. And then we have also seen a lot of outside companies coming and making investments in India. So अभी क्या हो गया, जियोपॉलिटिकल जो राजीव बोल रहे हैं, आज में किसी को नहीं मालूम कि जियोपॉलिटिकली क्या होने वाला है. So the big groups are trying to make कि मेरी एक बांग्लादेश में फैक्ट्री हो, एक इंडिया में हो, एक चाइना में हो, एक वियतनाम में हो, चाहे वर्ल्ड में कुछ भी होता रहे, आई एम स्टिल एबल टू बैलेंस माय प्रोडक्शंस. सर आपने जिक्र किया चैलेंजेस का, तो मैं आपसे थोड़ा सा डीपली समझना चाहूँगा सोनल सर. फाइनेंस को लेकर हो गया, या छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़ है इस सेक्टर की, या कच्चा माल हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गए, ग्लोबल स्टैंडर्ड्स हो गए, इसमें क्या क्या कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं? बेसिक चैलेंजेस क्या है कॉस्ट मटेरियल को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर? आई थिंक ब्रिजी इसमें कई सारे चैलेंजेस हैं. क्या है कि अगर आप एज अ होल इसको देखते हैं तो ये पूरा सप्लाई चेन है, ठीक है. ऑफ कोर्स इंडिया के पास फाइबर भी है, कॉटन का अगर मैं जिक्र करूं तो इंडिया के पास फाइबर भी है, स्पिनिंग कैपेसिटी भी है, वीविंग भी है और आपका गारमेंट प्रोडक्शन भी है. तो ये पूरा सप्लाई चेन हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं. बट अगर मैं बोलूं कि एज अ होल अक्रॉस ऑल द प्रोडक्ट कैटेगरीज, देन आई वुड से कि इंडिया पॉलिस्टर, कहने के लिए पॉलिस्टर फाइबर बनाता है बट पॉलिस्टर फैब्रिक और गारमेंट्स में काफी पीछे है. निट्स बनाता है बट वो वैल्यू एडेड निट्स की जब बात आती है, देन अदर कंट्रीज लाइक वियतनाम एंड बांग्लादेश और आपका चाइना, उससे हम काफी पीछे हैं इन टर्म्स ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस व्हेन इट कंपेयर्स टू योर efficiently producing the garments, जिसकी वजह से हमारी थोड़ी कॉस्ट ज्यादा हो जाती है एंड देन वी आर नॉट एबल टू compete in the global market because in the end same customer, जो यूएस का हो चाहे यूरोप के हो, बिग कस्टमर्स आर बाइंग फ्रॉम अक्रॉस. ऐसा नहीं है कि कोई एक कस्टमर एक ही कंट्री से ले रहा है या एक ही सप्लायर से ले रहा है. ही इज ऑल्सो बाइंग द सिमिलर आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. सो इन द एंड वो कॉस्ट को कंपेयर करता है और देखता है कि इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट और इन टर्म्स ऑफ सप्लाई चेन, क्योंकि इंडिया के पास कुछ चीजें हैं बट काफी हद तक अभी भी इंडिया को भी चाइना पे डिपेंडेंट होना पड़ता है. जो इंटरलाइनिंग्स और जो छोटी छोटे आइटम्स हैं, इंटरलाइनिंग से लेके सब कुछ अभी भी चाइना से इंपोर्ट करना पड़ता है. तो उस चक्कर में आपको चाइना पे फिर भी डिपेंडेंसी है आपकी. राजीव सर, एक चीज़ आपसे समझना चाहूँगा मैं, जिस तरह से हम लोग बातचीत कर रहे थे, एक्सपोर्ट्स के आंकड़ों पर भी हम लोग नज़र डाल रहे थे. सवाल यही है कि एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा कैसे? क्या इंडिया को इस वक्त क्लस्टर बेस्ड मॉडल पर फोकस करने की ज़रूरत है? चाहे सूरत हो, लुधियाना हो या तमाम जगह हो, उसको मजबूत करने की ज़रूरत है? देखिए, आई डोंट नो कि मैं इसका कोई परफेक्ट अभी फिलहाल सोल्यूशन आपको बता पाऊंगा, बट हाँ, लेकिन कुछ दिमाग में मेरे पॉइंट्स जरूर आ रहे हैं. कि मैं सोनल की बात को अगेन, उसने एक बहुत बड़ी सोनल ने उन्होंने बहुत बड़ी एक बात हाईलाइट करी कि इस सिंथेटिक्स के बारे में, राइट. तो अगर आप इंडिया का लैंडस्केप देखेंगे ना, स्पोर्ट्स का अपैरल की अगर मैं बात करूं तो हमारा 70% 80% जो सारा गवर्नेंस हमारी कॉटन बेस्ड प्रोडक्शन की है जी, क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन बड़ी फिक्स्ड है. अदरवाइज हमें कपड़ा इंपोर्ट करना पड़ता है, राइट. जब आप कपड़ा इंपोर्ट करते हैं ना, तो आप ऑफ कोर्स ट्रांजिट उसमें ऐड हो गया, लीड टाइम आपका हो गया, और आप अगर बेसिस कैटेगरी जहां पे आपको वॉल्यूम बढ़ाना पड़ता है, तो फिर आप सिर्फ कट में कॉस्ट पे ही आप गेम पे प्ले करते हैं कि आपकी सिलाई का खर्चा कितना आ रहा है आपका, फिर वो एफिशिएंसी मॉडल पे आता है. वहां उस जगह पे हम लोग लूज करते हैं. वहां पे बांग्लादेश, वियतनाम, इंडोनेशिया बहुत बेटर है. तो अगर आप किसी भी एनसीआर, स्पेशली मैं एनसीआर फैक्ट्रीज की बात करूँ ना, तो अगर आप उनसे पूछेंगे, उनका जो 70-80% टर्नओवर है वो सारा स्प्रिंग समर सीजन में जाता है. सो दे ओनली मेक फॉल विंटर. जो अगर हम कन्वेंशनली जो सीजन की बात करते हैं टेक्सटाइल ट्रेड के अंदर, तो 20-30% वो अपने फॉल विंटर में भेजते हैं.
अदरवाइज उनका जो मशीन जो उन्होंने कैपेसिटीज क्रिएट करी हुई है वो उनका रन डाउन टाइम बहुत ज्यादा रहता है। तो वो एक बहुत बड़ा ओपन वाइड स्पेस है जो सिंथेटिक्स को लेके है। क्योंकि अगर आप वर्ल्ड वाइड ट्रेंड की बात भी करेंगे तो जो जो कंजम्पशन ट्रेंड है वो भी सिंथेटिक 60-70% है। तो वहां पे हमारे पास बहुत बड़ा गैप है जो अभी हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। उसके लिए गवर्नमेंट ने ऑफ कोर्स जैसे एक PLI स्कीम लॉन्च करी है जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है। तो जहाँ पे MSME जी में अगर आप उसमें 50 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे, 100 करोड़ इन्वेस्ट करेंगे या उस पर एक टर्नओवर लिमिट आप लेके आएंगे तो आपको 2 साल बाद आपको 30-40% आपको मतलब सरकार आपको देगी। तो ये गवर्नमेंट ने बहुत अच्छी स्कीम स्टार्ट करी है, बट अगेन बहुत आगे जाना पड़ेगा उसके लिए। और अगर दूसरी चीज है, देखिए टैलेंट की कमी नहीं है हमारे पास, डिजाइन बहुत स्ट्रांग है जिसपे हम वर्क करते हैं, बुटीक एम्बेलिशमेंट वैल्यू एडेड स्टफ वो बहुत हमारा अच्छा है, बट स्केलेबिलिटी शायद उससे नहीं आएगी। स्केलेबिलिटी की आपको अपनी सप्लाई चेन पूरी स्ट्रांग करनी पड़ेगी जहां पे आपका सिंथेटिक्स भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, टेक्निकल टेक्सटाइल सिंथेटिक फैब्रिक्स तब जाके आपका थोड़ा स्कोप रहेगा। बढ़ना चाहिए ऑफ कोर्स, बट कितनी ट्रेजेक्टरी पे होगा, मतलब 7-8% ग्रोथ आती रहेगी, बट अगर आप सोचे 15-20% साल में होगा, वो मुझे थोड़ा डाउट है अभी। सर सोनल सर, मैं आपसे राय लूँगा। जैसा राजीव सर ने PLI स्कीम का जिक्र किया, आपसे समझना चाहूँगा जिस तरह की सरकार की स्कीम्स आती हैं, चाहे PLI स्कीम हो गया या तरह तरह के इनिशिएटिव्स लिए जाते, इंसेंटिव मिल सके इस इंडस्ट्री को, इसके लिए क्या वास्तव में छोटी जो इंडस्ट्रीज़ है, स्मॉल इंडस्ट्रीज़, वहाँ तक पहुँच पा रही हैं क्या ये स्कीम? नहीं, मेरे को ऐसा लगता है जरूर पहुंच पा रही हैं, बट हमें यहाँ पे क्या है कि अगर हमें डोमिनेट करना है अगर इस स्पेस में, ठीक है, तो हमें लार्ज स्केल पे ही काम करना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल स्केल्स में आप काम जरूर कर लेंगे, आप बुटीक टाइप ऑफ बिजनेस कर पाएंगे जो राजीव ने बोला, बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो आप वो 7-8 5-6% की ग्रोथ, 8% की ग्रोथ पे करते रहेंगे। बट आप बोले कि चाइना अगर 32% है, बाकी लोग 7-8% पहुंच गए हैं, बांग्लादेश हमसे ऊपर निकल गया है इन टर्म्स ऑफ द दिस थिंग, तो आपको स्केल पे भी काम करना पड़ेगा। तो जो गवर्नमेंट ने अभी स्कीम्स काफी शुरू की हैं कि टेक्सटाइल पार्क्स बनाने शुरू किए, ओडिशा में है, आंध्र प्रदेश में है, एंड लॉट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स आर इनवाइटिंग अ लॉट ऑफ ऑल द बिगर ग्रुप्स टू कम एंड इन्वेस्ट। तो उसमें वो कुछ टैक्स एडवांटेज दे रहे हैं, प्लस कुछ एडवांटेज दे रहे हैं कि आप लैंड लेंगे तो ये एडवांटेज मिलेगा। सो दे आर डूइंग इट, बट मुझे ऐसा लगता है कि वी हैव टू डू इट मच फास्टर वे, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके पास आज है। अगर आप ये 3-4-5 साल और लगाएंगे, तब तक आई थिंक बांग्लादेश, वियतनाम बहुत आगे निकल चुका होगा। तो हमारे यहाँ पे एक चीज तकलीफ जरूर होती है कि हमारे यहाँ स्कीम बनती हैं और हमारे यहाँ पे सारी पॉलिसीज बनती है, बट वो जब इम्प्लीमेंटेशन का टाइम आता है उसमें हम लोग कई बार पीछे रह जाते हैं। तो थोड़ा स्लो क्या बोलते हैं, मोमेंटम या स्लो पेस में हमारा काम होता है। तो उस चक्कर में जितना भी एडवांटेज हम सोचते हैं कि इस चीज से मिलना चाहिए, वो पूरा का पूरा एडवांटेज हम नहीं ले पाते। अगर वो सपोज ये ऐसा होता तो 100% एडवांटेज मिलता, वो एंड में वो 40-50-60 के रेंज में ही रह जाता है। राजीव सर, छोटे छोटे कदम बढ़ाकर ही इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। 3 से 5 साल का जिक्र भी किया सोनल सर ने। आपको क्या लगता है, क्या हम 3 से 5 साल में जो है बांग्लादेश को पछाड़ पाएंगे और एक तरह से अमेरिका का सबसे बड़ा टेक्सटाइल सप्लायर बन सकते हैं क्या? देखिए या क्या सुधार की जरूरत रहेगी अगर इस चीज तक पहुंचना है? इस चीज को मैं ऐसे नहीं देखते कि हम उसको पछाड़ पाएंगे। बेसिकली हमें अपनी ग्रोथ खुद मैनेज करनी है, राइट? तो वो शायद ठीक नहीं होता कि हम उससे आगे निकल। उनकी अपनी रेस है, हमारी अपनी रेस है, राइट? उनकी अपनी स्ट्रेंथ, हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, राइट? अब जैसे सोनल ने स्केल की बात की, अब सपोर्ट की बात की। अब देखिए एक रीजन मुझे और भी नजर आता है कि शायद अभी अगर मैं पैरेलल की बात करूं, एक तो बहुत पॉपुलिस्ट सेक्टर नहीं हमारा, ठीक है। दूसरी चीज है पूरा शायद एक्सपोर्ट का हमारा शेयर 7-8% के आसपास है टोटल इंडिया का। तो ठीक है, जितनी प्रायोरिटी मिल रही है, बट अगर आप दूसरे कंट्रीज की बात, जैसे बांग्लादेश है, उसकी सबसे ज्यादा फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स ही उस सेक्टर से है। तो अगर हमारे यहाँ पे 9% से फाइनेंसिंग स्कीम है कि चलो बैंक से लोन मिलता है, तो वहां पे वो 3-4% में उनको लोन मिल जाता है। इवन कंट्रीज लाइक चाइना और वियतनाम ऑल्सो, सो दे हैव मच बेटर फाइनेंसिंग स्कीम्स ऑल्सो, राइट? तो आई थिंक अगेन टारगेट देना बहुत मुश्किल है। मतलब अगर आप एस्टिमेट देखेंगे, कोई किसी रिपोर्ट में आपको $100 बिलियन का टारगेट आएगा कि 2030 में हम इतने वहां पहुंच जाएंगे 37 से, या कोई बोलेगा 50 पे। बट आई थिंक अगर हमारे बेसिक्स फाउंडेशन स्ट्रांग रहेंगे तो आई थिंक 50 भी कम रहेगा, 100 भी कम रहेगा। तो आई थिंक लेट्स फोकस ऑन दैट, आई बिलीव। सोनल सर, आपका क्या व्यू है?
आई थिंक आई एब्सोल्युटली एग्री विद राजीव। राजीव ने बहुत क्या बोलते हैं बड़े उसके अपने ढंग में बता दिया। जो बाय द वे राजीव इज अ वेरी गुड क्रिकेट प्लेयर, तो इसने बहुत बढ़िया स्विंग बॉल करके और वो क्या और एक बढ़िया बॉल थी लीज कर दी। लेकिन सर ग्रोथ के लिए टारगेट तो रखना जरूरी है ना। मेरा दोस्त है, मेरे लिए तो बोलेगा, दोस्ती तो यही होती है ना। जी सर। हाँ, तो मेरे ख्याल से मैं एग्री करता हूँ राजीव से, बिकॉज क्या है कि आप टारगेट रखिए कि मेरे को वन ऑफ द बिगेस्ट बनना है यूएस में। कितना टाइम लगेगा उसके लिए बहुत चीजों पे काम करने की जरूरत है। मैं कह रहा हूँ कि आज सारे कस्टमर्स उठ के यूएस के बोल देंगे चलो मैं को छोड़ो, मैं सारा कुछ ऑर्डर इंडिया को देना चाहता हूँ। आपके पास कैपेसिटी नहीं है बनाने की, ठीक है, फॉरगेट वो डिमांड की, मैं तो डिमांड की बात ही नहीं कर रहा। अगर यूएस वाले सोच भी ले कि मैं इंडिया को देता हूं, आपके पास कैपेसिटी नहीं है, तो आपको पूरा फाउंडेशन पे पहले काम करना है कि पहले आप कैपेसिटीज तो बनाइए। वहां पे क्या चल रहा है आपको, यहाँ पे आपका टेक्सटाइल से लेके गारमेंटिंग से लेके सब चीज में आपको कैपेसिटीज बढ़ाने की जरूरत है। आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए, यहाँ पे बिगर ग्रोथ हैज टू कम एंड इन्वेस्ट इन मेकिंग दिस। और आपका एक फैक्ट्री स्टार्ट करने में इट इज नॉट एन ईजी कि आपने आज सोचा तो आप 6 महीने बाद स्टार्ट कर लेंगे। कंस्ट्रक्शन टाइम, मशीनरी टाइम, लर्निंग फेस है, 1-1.5 साल तो आपका वही निकल जाता है कि आपको एक नई फैक्ट्री चला के स्टार्ट करने में। तो आप ये मान के चलिए कि आपको यू विल हैव टू टेक बेबी स्टेप्स फॉर श्योर, बट समथिंग हैज टू मूव इन द राइट डायरेक्शन, देन ओनली यू कैन स्टार्ट रनिंग आफ्टर 1 year, 2 year, 3 years और 4 years। बट आपको पहले बेसिक्स तो करने हैं। आप टारगेट्स की बात कर सकते हैं, बट आप बेसिक्स पे भी पहले काम करना स्टार्ट करना पड़ेगा ग्राउंड लेवल पे। जी, ये राय निकल कर आ रही है, उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री को ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है। समय भी हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव सर, सोनल सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी विस्तार से आप लोगों ने जानकारी भी साझा की, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू ब्रिज। थैंक यू। ये हमारा एमएसएमई डायरी शो है। इस दौरान तमाम एमएसएमई सेक्टर्स पर हम लोग विस्तार से बातचीत करते हैं, उसके चैलेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं, उसका फ्यूचर कैसा होगा, किन सुधार की ज़रूरत है, ये समझने की कोशिश की जाती है। इस बार के शो में हमने टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बातचीत की है। जिस तरह से टैरिफ तनाव, उसके चैलेंजेस झेलने पड़ रहे थे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, उससे कैसे बाहर निकला जाए। अब जिस तरह से टैरिफ कम की गई, उसका कैसे भारत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री को फ़ायदा मिलेगा। साथ ही जो यूएस और बांग्लादेश डील हुई है, उससे भारत की चिंता क्यों बढ़ी है और वहाँ से कैसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी, इन सभी सवालों के जवाब एक्सपर्ट से लेने की कोशिश की गई। फिलहाल के लिए इस शो में इतना ही। आप लोग बने रहिए द बोनस के साथ। धन्यवाद।